नमस्कार दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने ये जरूर सुना होगा, अरे मोदी ने तो भारत की जीडीपी ही गिरा दी। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखना। पर क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश करी कि 1947 से लेकर आज दिन तक भारत की अर्थव्यवस्था की यानी कि जीडीपी की क्या कहानी रही, कितने उतार चढ़ाव आए और आखिरकार अंत तक जाते जाते भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। वो देश जिसके ऊपर कई सारों ने राज किया, कभी अंग्रेज आए, कभी फ्रांसीसी आए, कभी डच आए, कभी पुर्तगाल आए और यहाँ तक कि मुगलों ने भी अच्छी तरीके से लूटपाट मचाई। और जब भारत को आज़ादी मिली उससे लेकर आज तक भारत ने क्या मेहनत करी, जिसकी वजह से दुनिया के अगर टॉप 5 देशों की हम बात करें तो उनमें से हमारा देश भी हमको एक तरीके से नजर आता है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर किसी देश को जानना है तो केवल उसकी 2 नसों को जान लो। पहला, देश की आर्मी कैसी है, और दूसरा, भारत की यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या है, जीडीपी क्या है, और उसी आधार पर तय हो जाता है कि देश कितना शक्तिशाली है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आखिरकार भारत इतना तेजी से आगे बढ़ा, क्या दुनिया भर के देश जो हैं भारत को जानते हैं, यानी कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बजना कैसे शुरू हुआ, उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और कैसे धीरे धीरे करते हुए भारत की जीडीपी इतनी तेजी से आगे बढ़ गई कि आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। इन सब को जानने के बाद में आप अपनी राय भी जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख देना कि अपने देश को लेकर आप क्या सोचते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यह कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, यानी कि भारत की आज़ादी के समय से हम इसकी शुरुआत करेंगे। 1947 से लेकर 1965 का दौर मैं आपको बता रही हूं कि उस समय देश में क्या हुआ था। 1947 का दौर यानी कि वो दौर जिस समय भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी तो मिली पर भारत का सब कुछ लूट चुका था, यानी कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। अंग्रेज लूटपाट के चले गए थे और जब ये यहाँ से गए तो भारत की कमर भी पूरी तरीके से तोड़कर चले गए। अब भारत ने एक बार फिर से धीरे धीरे खड़े होना सीख लिया था और इसके लिए अगर हम कहें तो भारत का केवल एक उद्योग बचा हुआ था, यानी दूसरे उद्योग तो ना के बराबर थे और भारत की जो ज्यादातर जनसंख्या थी वो केवल एक ही उद्योग पर डिपेंड थी और वो उद्योग आप समझ सकते हैं जो आज भारत की नस भी कहलाता है और इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर। यानी कि भारत की जो ज्यादातर जनसंख्या थी वो केवल खेती पर ही डिपेंड थी। खेती ज्यादा थी, जनसंख्या भी थोड़ी बहुत कम थी, संसाधन भी सीमित थे, बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं थी। कुल मिलाकर देश पूरी तरीके से टूटी फूटी हालत में था। अब देश को चलाने की कोशिश की जा रही थी और भारत चल भी रहा था कहीं ना कहीं, पर हम कह सकते हैं ना, लड़खड़ाते हुए चल जरूर रहा है पर उस तरीके से नहीं जैसा चलना चाहिए। पंडित नेहरू ने भारत की बागडोर संभाल रखी थी और उनके माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया जाए। और अंततः भारत के अंदर जैसे ही पंचवर्षीय योजना को लागू किया जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था 3 से 4% बढ़ना शुरू हो जाती है। लोगों की आंखों में थोड़ी चमक दिखना शुरू हो जाती है कि नहीं नहीं अब हम कर लेंगे। अब यह पंचवर्षीय योजना का ऐसा क्या महत्व था कि जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था 3 से 4% तक बढ़ गई थी। तो देखिए जरा, जब भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना लागू की गई तो भारत के अंदर बड़े बड़े बांध बनना शुरू हो गए, चाहे वो अमेरिका के आधारित हो या किसी और आधारित। भारत के अंदर बड़े बड़े बांध बनना शुरू हो गए थे, सरकारी फैक्ट्री लगना शुरू हो गई थी, छोटे मोटे उद्योग लगना शुरू हो गए, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। शिक्षा और विज्ञान में भी थोड़ी थोड़ी रुचि भारत लेने लगा था, आगे बढ़ ही रहा था भारत कि पंडित नेहरू ने सोचा कि क्यों ना इसरो की स्थापना भी कर दी जाए, तो हम स्पेस प्रोग्राम भी चलाएंगे, कुछ करेंगे। वो अलग बात है कि इनका मन था या नहीं, पर इनके दौरान हुआ, इसलिए हम इनके समय में गिन सकते हैं। भारत में उस समय इसरो की स्थापना हुई, एम्स बनने लगे और स्टील प्लांट भी बनने लगे। पंचवर्षीय योजना के बाद में भारत में थोड़ा थोड़ा बदलाव आया, जिसकी वजह से पहली बार भारत की जीडीपी $35 बिलियन में आ गई, यानी कि थोड़ा सा फेज की यहाँ पर बदलाव हुई। उसके बाद में समय बीता, पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद में दूसरे प्रधानमंत्री आते हैं, यानी कि यहाँ पर मैं जिनका केवल जीडीपी में थोड़ा बहुत योगदान है उन्हीं प्रधानमंत्री को शामिल किया है, सबको
को शामिल नहीं किया है, तो उन क्रम को थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। वो लाल बहादुर शास्त्री जी जिनके लिए कई बार सवाल उठते आए हैं कि इनकी लास्ट में अंतिम क्रिया भी नहीं करने दी गई थी, ताशकंद में इनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। कई सारे लोग बोलते हैं ना जहर दिया गया था। जब इन्हें लाया गया तो एयरपोर्ट पर इंदिरा गांधी जी हंस रही थी। कई सारी मिथ्या आज भी मिलती है, एक ऐसा रहस्य जो कि इनकी मृत्यु के बारे में आज भी पता नहीं चल पाया। लाल बहादुर शास्त्री जी देश की बागडोर संभालते हैं, वहां भी नॉर्मल सब कुछ चल रहा था 1964 से लेकर 1966, क्योंकि 66 के अंदर ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे देश को भूख से बचाया। कहा जाता है कि इन्होंने इनके परिवार तक को बोल दिया था कि आज मेरा देश कहीं ना कहीं भूखा सो रहा है और मेरे परिवार को भरपूर खाना मिल रहा है, वो मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए हम भी कोशिश करेंगे कि केवल एक टाइम का ही खाना खाएं। ऐसे इनके बारे में कई सारी संरचनाएं लिखी हुई मिलती हैं। तो देश के एक महान प्रधानमंत्री ये भी हुए जिन्होंने देश को भूखमरी से बचाने की पूरी तरीके से जी जान लगा दिया, कोशिश करी। अब भारत का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जिस समय भारत थोड़ी सी तेजी से बढ़ना शुरू ही हुआ था कि कई सारे ऐसे दौर भारत की जनता को देखना पड़ा, जिसकी वजह से भारत की आज कई सारी ऐसी जनसंख्या है जो शायद उन दिनों को नहीं भूल पाई है, क्योंकि उनके पूर्वज उन सब के अंदर शामिल थे। अगर हम बात करें 1965 से लेकर 80 तक की, एक ऐसा दौर जिसमें एक ऐसी सरकार आती है जो केवल चाहती है कि देश की जनता, देश की पूरी सरकार, हर एक केवल देश के कंट्रोल में ही चले, और इसलिए इन्होंने केवल देश को बांधने का काम किया है। कैसे किया है उसको आप जरा देखिए। 1965 से लेकर 80 की अगर हम बात करें तो लाइसेंस राज ये लेकर आ गए थे। लाइसेंस राज क्या होता है? आज देश भारत के अंदर ऐसे कई सारे उद्योग हैं जिन्हें शुरू करने से पहले आपको सरकार से परमिशन नहीं लेना होता है। अगर आप कोई रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं तो आप क्या पहले सरकार को एप्लीकेशन लिखेंगे कि मेरा मन है मैं एक ढाबा ओपन कर लूं, एक रेस्टोरेंट बना लूं, या कोई भी छोटा मोटा बिजनेस? उस समय लाइसेंस प्रथा आ गई थी, यानी कि अगर आप एक फैक्ट्री डाल रहे हैं लाइसेंस लो, रेस्टोरेंट डाल रहे हैं लाइसेंस लो, विदेश के साथ में व्यापार कर रहे हैं लाइसेंस लो, भारत के अंदर कोई व्यापार कर रहे हैं लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। यहाँ तक कि हर एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। भारत के अंदर लाइसेंस राज उस समय आता है, सरकार का पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाता है, यानी कि लाइसेंस राज प्लस बंदी अर्थव्यवस्था की यहाँ से शुरुआत हो जाती है। और फिर देश में नतीजा क्या निकलता है? पूरी तरीके से देश हो जाता है सुस्त। भारत में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जाती है, लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान होते हैं, जीडीपी जम जाती है, यानी कि जीडीपी जो नॉर्मल थी वो भी नहीं, जीडीपी जम जाती है, चलना तो दूर की बात है। यहाँ जीडीपी पूरी तरीके से जम चुकी थी और देश में एक नारा चल रहा था कि देश में गरीबी हटाओ। अब किस प्रकार से देश में गरीबी हटाई जा सकती है, आप जरा इस बात को सोचिएगा। अब उसी दौरान भारत में कुछ और भी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम देश में बदलाव कर सकते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ना हो। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब को विदेश में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था, तो वो उस व्यक्ति के ऊपर भारत का पूरे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर पूरा विश्वास था। वहीं अगर हम 1991 की बात करें, नरसिम्हा राव जी है ना, पीवी नरसिम्हा राव जी की अगर हम बात करें तो उस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई थी, और वही जिम्मेदारी एक बार फिर से इंदिरा गांधी जी के समय में एक व्यक्ति के ऊपर जाती है जिन्होंने हरित क्रांति लाने की शुरुआत करी। और 1970 का एक ऐसा दौर आता है जिसमें भारत में हरित क्रांति आ जाती है, जिसकी वजह से गांव गांव के अंदर जो है आय बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि नए प्रकार के बीज, नए प्रकार के उर्वरक, सब कुछ लोगों को मिलना शुरू हो जाता है। पर शहर के अंदर जितने भी छोटे मोटे उद्योग थे वो पूरी तरीके से इनकी वजह से क्या हो गए थे? ठप हो गए थे। और उस समय भारत की अर्थव्यवस्था 190 बिलियन डॉलर थी, यानी कि जीडीपी उस समय भारत की 190 बिलियन डॉलर ही थी। ना तो उस समय बढ़ पाई 1-2%, ना उस समय घट पाई, यानी कि जम चुकी थी, जो कि मैंने आपको बताया। उनका दौर निकला, यानी कि इंदिरा गांधी जी का दौर निकला। और अगर हम थोड़ा सा राजीव गांधी जी के बारे में जानें तो 1984 से 1989 की अगर हम बात करें तो 280 बिलियन डॉलर के आसपास इनके कार्यकाल में जो है क्या रहा था? हमारी जीडीपी रही। अब समय बीता और समय बीतते बीतते हम पहुंच गए थे 1991 के अंदर, यानी पीवी नरसिम्हा राव जी के, जिस मैंने अभी उदाहरण ही दिया था, इनके अगर हम बात करें तो इनके कार्यकाल के दौरान
देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से टूट चुकी थी, यानी कि 1947 का जो दौर था उससे भी बदतर हालत हो चुकी थी हमारे देश की, क्योंकि हमारे देश को चलाने के लिए केवल भारत के पास में 2 हफ्तों का ही पूरी सारी चीजें बची है। यानी कि ना तो भारत उस समय पेट्रोल खरीदने की हालत में था, मतलब अगर 2 हफ्ते में जो राशन होता है ना, अगर हम एक घर का एग्जांपल लेते हैं कि हमारा घर चलाने के लिए हमारे पास में केवल 2 हफ्तों का राशन बचा हुआ है, अब आगे का कैसे चलाएंगे हम हमारे घर को, और उसके लिए हमें कोई तो उपाय करना पड़ेगा। और उस समय हमारे सामने कौन सा उपाय रहेगा, हमारे सामने अगर कोई कीमती वस्तु पड़ी है कि हम इसे बेचकर हमारा गुजारा कर सकते हैं तो हम उसे सबसे पहले बेचेंगे या फिर उसे गिरवी रखने का काम करेंगे। और वही दौर आता है पीवी नरसिम्हा राव जी के समय। उस समय देश की बागडोर भले इनके हाथों में थी पीवी नरसिम्हा राव जी के, पर उस समय सब कुछ संभालने का काम किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, क्योंकि ये भी देश के एक अर्थशास्त्री, बहुत बड़े अर्थशास्त्री के रूप में गिने जाते हैं। इन्होंने भारत केवल 2 हफ्ते तक चल सकता है इतनी ही सामग्री बची हुई थी, पेट्रोल खरीदने की स्थिति में नहीं था। उस समय देश का जो भी सोना था, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था, 1% भी नहीं बोल सकती कि 1% भी बचा होगा। उस समय देश का जो भी सोना था उन सब को भारत ने क्या कर दिया, गिरवी रख दिया। सोना तो गिरवी रखा ही रखा, इसके साथ में भारत के अंदर जो लाइसेंस प्रथा शुरू करी थी किसने, इंदिरा गांधी जी ने, उन सब को इन्होंने खत्म किया कि देश के उद्योग एक बार फिर से चलना शुरू हो जाएंगे। उसके कुछ समय बाद जो है इन्होंने ड्यूटी फ्री करने की कोशिश करी, वो भी किया, और इसके बाद में टैक्स में भी काफ़ी हद तक इन्होंने छूट देने की कोशिश करी, और छोटे मोटे जो लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने की भी कोशिश करी, और उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर से थोड़ी थोड़ी चलना शुरू हो जाती है। और यह अर्थव्यवस्था चली रही थी कि सरकारें पलट जाती है, और इस बार सरकार आती है किसकी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, यानी कि अटल युग की यहाँ से शुरुआत होती है। और ये एक ऐसा दौर होता है जिस समय पूरी दुनिया भारत को जानना शुरू हो जाती है। और भारत को कैसे जानना शुरू हो जाती है वो आप जरा देखिएगा। अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात करें तो 1998 से लेकर 2004 की अगर हम बात करें तो अटल युग एक ऐसा युग जिसे आज भी भारत के इतिहास में स्वर्णिम युग हम कह सकते हैं। स्वर्णिम युग, इनके समय में आईटी सेक्टर्स की शुरुआत हुई, सर्विसेज ज़्यादा तरीके से बढ़ी थी। यहाँ पर एआईएम्स जो है उनकी भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, ज़्यादातर बनवाए, सॉफ्टवेयर की शुरुआत करी, यहाँ तक कि परमाणु बम तक बनाया। और मैंने बोला था ना कि पूरी दुनिया ने भारत को पहचानना शुरू किया इसी परमाणु की वजह से। वो कैसे, वो भी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। इनके अलावा इन्होंने टेलीकॉम के ऊपर भी वर्क किया, और भारत की जीडीपी में अचानक से उछाल आना शुरू हो गया, क्योंकि भारत ने निर्यात करना भी सीख लिया था उस समय। और जीडीपी में जब उछाल आता है तो 720 बिलियन डॉलर हमारे देश की जीडीपी हो जाती है, और 7 से 8% जो है हमारे देश की जीडीपी बढ़ती ही जाती है। ताकत बनना शुरू हो गया था, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ना कि भारत नई नई ताकत बनना शुरू हो गया। दुनिया के कई सारे देश पहली बार भारत को जानना शुरू हो गए, और वो जाने थे इस वजह से, क्योंकि इसी अमेरिका की वजह से। एक तो भारत निर्यात करना शुरू हो गया, दूसरा भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया, और उन्हीं परमाणु परीक्षण की वजह से अमेरिका बौखला गया। अमेरिका ने कई सारे आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए, फिर भी देश अच्छे से खड़ा रहा, चलता रहा, क्योंकि उस समय रशिया ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी, इजराइल ने भी भारत की उस समय बहुत ज़्यादा मदद करी, और अंततः भारत ने पहली बार टेक्नोलॉजी में भी कदम रख दिया था, क्योंकि परमाणु संपन्न राष्ट्र में भारत की गिनती होने लगी थी। ये तो हो ही रहा था, इसके साथ साथ देश को चारों तरफ से भी मजबूत करना था, और इसके लिए इन्होंने एक और योजना निकाली जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से आप सभी ने जरूर सुना होगा, इसलिए स्वर्णिम युग मैंने कहा था। स्वर्णिम चतुर्भुज ऐसी योजना जिसमें चारों महानगर को सड़क के माध्यम से इन्होंने कनेक्ट कर दिया था। यानी कि आज देश में जो आपको सड़कें दिखाई देती है ना, वो इन्हीं की देन है कहीं ना कहीं। इतने कई प्रकार की सड़कें इन्होंने बनाई, और भारत लगातार आगे बढ़ रहा था। समय बीतता है, और एक वोट की वजह से इनकी सरकार गिर जाती है। इनकी सरकार गिरती है, एक बार फिर जो है सरकार आ जाती है किसकी, यूपीए की। यानी कि अगर हम बात करें कांग्रेस सरकार की तो 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। जो जीडीपी रैंक बनाई थी किसने, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, वो इन्होंने थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश करी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, फिर उसी समय कई सारे संकट आना शुरू हो गए। पहले अच्छा क्या चल रहा था उसको जानो, और फिर जानो संकट क्या आ गया था।
अच्छा चल रहा था, यानी कि निर्यात की शुरुआत हो गई थी, निर्यात लगातार बढ़ रहा था। भारत में विदेशी निवेश भी लगातार बढ़ रहे थे, विदेशी कंपनियां भी आने लगी थी भारत के अंदर। पर यहाँ पर कुछ समय बीतने के बाद ही उन सब चीज़ों को ये ना संभाल पाए और उसकी वजह से देश में एक संकट आता है जिसे हम बैंकिंग संकट कहते हैं। हड़ताल आना शुरू हो जाती हैं और हड़ताल आने की वजह से इन्होंने ड्यूटी कम करने की कोशिश करी। उस समय 150% लगा करती थी, उसे 85% कर दिया। पर भारत के अंदर फैसले लेने में बहुत टाइम लगा दिया, यानी कि सब कुछ इनकी तरफ से सही किया गया, पर जो फैसला सही समय पर लेना था वो फैसला सही समय पर नहीं लिया गया। बाकी प्रधानमंत्री ये काफी अच्छे थे, है ना। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्हीं के दौर में भारत पहली बार WTO का सदस्य बनता है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल होता है और पहली बार भारत की मुलाकात होती है पश्चिमी देशों के साथ में। पर उस समय भारत केवल एक अनुशासित देश बन के रह जाता है। अनुशासित देश यानी कि अगर किसी संस्था ने कोई रूल बना रखे हैं तो उसे मानने वाला देश बन गया, केवल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा था। बाकी भारत की यहाँ किसी प्रकार की समझ नहीं थी। और उस समय के आते आते भारत की जो अर्थव्यवस्था थी यानी कि GDP थी वो थी $1.2 ट्रिलियन। पहली बार ट्रिलियन यहाँ पर भारत का लगना शुरू हो गया था। समय बीतता गया, बैंकिंग स्ट्राइक लगातार बढ़ती गई और उसके बाद में एक नए युग की शुरुआत होती है जिसे आप आज मोदी युग के नाम से अच्छे से जानते होंगे। मोदी युग की शुरुआत होती है जो कि 2014 के अंदर होती है और वहां से लेकर अब तक ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। इनके कार्यकाल के दौरान भारत आगे तो बढ़ रहा था पर भविष्य को देखते हुए, यानी कि भारत जो वर्क कर रहा है वो केवल आज को देखते हुए नहीं कि भविष्य में उसका रिजल्ट क्या होगा और भविष्य में क्या होने वाला है, उस सब को देखते हुए भारत आगे बढ़ना शुरू हो गया। एक अलग चमक के साथ में, अलग आत्मविश्वास के साथ में और एक अलग ऊर्जा के साथ में भारत आगे बढ़ना शुरू हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया का एक नए प्रकार का हीरो कौन बन गया था, भारत बनना शुरू हुआ। और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो 2014 से लेकर 24 बता देती हूँ मैं, फिर हम बात करेंगे 25-26 की अभी की। 2014 से लेकर अगर 24 के आसपास की देखें तो 2.1 ट्रिलियन से लेकर 3.5 ट्रिलियन के आसपास हमारे देश की अर्थव्यवस्था यहाँ पर पहुंच गई थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। भारत ने पहली बार UPI भी लॉन्च किया, जिससे आप खट खट पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, देश की हर एक जनता को UPI के माध्यम से जोड़ दिया। आज हम कह सकते हैं कि ठेला गाड़ी पर एक फल बेचने वाले के पास में भी UPI है, उसका भी बैंक अकाउंट है। पहले ऐसा नहीं था क्या? नहीं। मतलब भारत कैशलेस पर आगे बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया बनने की शुरुआत हो जाती है। PLI की 14 से ज़्यादा प्रकार की स्कीमें यहाँ पर वर्क करती हैं। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, दुनिया की कई प्रकार की चीज़ें जो है भारत के अंदर लॉन्च हो जाती हैं। GST जिसमें बहुत सारे जो है टैक्स की चोरी कर रहे थे वो भी अब चोरी नहीं होने वाला है। यानी भारत आगे बढ़ता गया। और एक और बात मैं आपको बताऊं, हर एक देश को यहाँ पर, हर एक जनता को यहाँ पर कनेक्ट करने का काम किया UPI के माध्यम से। मतलब आप टैक्स तो अब नहीं बचा सकते, आप कितना पैसा कमा रहे हो इसका ब्यौरा पूरा का पूरा सरकार ले सकती है। और इसी वजह से आज पूरा देश जो है किससे कनेक्ट है? डिजिटल इंडिया हम कह सकते हैं, इसके साथ में ये कनेक्ट हो गया। और यहाँ आते आते भारत बन जाता है दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। अभी चौथी बनने में टाइम है। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पर बन जाता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर भारत ने कदम रखा किसके अंदर? डिफेंस सेक्टर के अंदर। यानी भारत ने महसूस किया कि हम हर एक चीज़ों के लिए भारत में वर्क कर रहे हैं, पर क्या कभी हमने हमारी आर्मी को लेकर वर्क किया? हमने हमारी डिफेंस को लेकर वर्क किया? क्योंकि हम ज़्यादातर मिसाइलें, ज़्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम, ज़्यादातर फाइटर जेट हम बाहर से ही खरीद रहे हैं। इससे बजाय अगर दूसरे देश के साथ में युद्ध हो गया तो हमें किसी और देश से, तीसरे देश के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा और वो कभी भी मंजूर नहीं होगा। इसलिए भारत ने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के तहत भारत के अंदर फाइटर जेट, मिसाइलें सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हमारी इंडियन आर्मी CAPF की जितनी भी प्रकार की सारी जो है राइफल थी उन सब को भी चेंज करना शुरू कर दिया। आज हमारी इंडियन आर्मी के पास में जो राइफल है वो है AK-203, यानी कि नए प्रकार की अत्याधुनिक प्रकार की राइफल वो यूज करते हैं। तो भारत ने मेक इन इंडिया के तहत कई प्रकार का काम किया, एनर्जी सोर्सेस पे वर्क किया है, सोलर पे वर्क किया है। भारत रणनीति के साथ में आगे बढ़ता गया, विनिर्माण करता गया और कई सारे नए नए उद्योग के सेक्टर भी यहाँ पर रेडी किए। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक ऐसा दौर आ जाता है जब भारत स्थिर हो सकता था, पर भारत स्थिर नहीं हुआ। यह समय आता है कोरोना का और एक ऐसा बुरा काल जिसमें कई सारे देश निपट चुके हैं।
आप समझ सकते हैं कि कई सारे लोगों की नौकरियां चली गई, कई सारे लोगों की ज़िंदगी बन भी गई है। और कई सारे देशों को भारत ने उस समय क्या किया है, कोविड में मदद करने का भी काम किया, क्योंकि इसके टीके वगैरह जो हैं वो भी पहुंचाने का काम सरकार ने यहाँ पर किया था और देश बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा था। उसके बाद में भारत ने और नए प्रकार का काम करना शुरू कर दिया। नए प्रकार के काम की अगर हम बात करें तो देश और दुनिया में नई प्रकार की चीज़ें शुरू हो गई थी। और वो चीज़ें कैसे शुरू हुई, भू राजनीतिक टकराव शुरू हो गए। आज दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो व्यापार नहीं कर रहे हैं ना, वो हथियारों की तरह व्यापार को इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। सप्लाई चेन जो है उनके अंदर भी तनाव शुरू हो गया है। इसके अलावा जितने भी माहौल है उन सब में भारत को जो है कहीं ना कहीं तनाव वाली चीज़ें महसूस हुई है, पर फिर भी भारत क्या है, आगे बढ़ता रहा। यानी भारत ने लगातार अपने निर्यात को आगे बढ़ाया। भारत किसी भी एक सेक्टर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हुआ। हर एक सेक्टर के अंदर भारत ने अपनी पहचान बनाने की कोशिश करी। इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें, यूरोप की हम बात करें, इसके अलावा अफ्रीका देशों की या फिर पश्चिमी एशिया की हम बात करें, तो उन सब देशों के साथ में भारत अपने रिश्ते को लगातार मजबूत कर रहा है। भारत की कभी भी ऐसी स्थिति नहीं रही है कि वो पड़ोसी देश जैसा हो जाए। अगर आप भारत की जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत समझते हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि भारत के आस पड़ोस में जितने भी देश हैं वो सब बयानबाजी पर डिपेंड हैं। भारत कभी भी बयानबाजी नहीं करता है और इन्हीं बयानबाजी की वजह से आस पड़ोस के देश निपट भी चुके हैं। भारत ने कभी बयानबाजी नहीं करी, भारत सिर्फ एक्शन लेने में विश्वास रखता है और भारत ने यहाँ कई बार के एक्शन भी लिए हैं, जिनका नतीजा अगर आप चाहो तो पाकिस्तान से पूछ सकते हो। अगर हम अभी की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में भी भारत वर्क करना शुरू हो गया। और चौथी अर्थव्यवस्था के बाद में अभी हाल ही में कुछ समय पहले भारत और EU की यानी कि यूरोपीय यूनियन की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में भारत ने यूरोपीय देशों के साथ में भी क्या किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिससे भारत को अब कई प्रकार की छूट भी मिलने वाली है। यानी आने वाले समय में भारत बड़े अमीर बाजार तक अपनी पहचान बनाएगा, जिसमें भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में भी एक अलग पहचान यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी पर भारत वर्क कर रहा है, ग्रेन मैन्युफैक्चरिंग पर भी वर्क कर रहा है, खनिज ऊर्जा संचार सबके ऊपर भारत कई प्रकार की पहचान यहाँ पर लेके आने वाला है। और इसके अलावा यूरोपीय जितने भी देश हैं उन सब के साथ में हमारा व्यापार लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक कि भारत सोना चांदी आभूषण कई प्रकार की चीजों का निर्यात तक यहाँ से करने वाला है और भारत को यहाँ पर नए प्रकार की टेक्नोलॉजी तक मिलने वाली है। अगर हम वर्तमान की बात करें कि भारत के पास में विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो भारत के पास में विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो 640 अरब डॉलर का है। यानी कि 1991 की अगर हम बात करें तो उस समय देश केवल 2 हफ्तों तक जिंदा रह सकता है, इतना ही था। आज अगर देश 10 महीने भी काम ना करें, मतलब भगवान ना करे ऐसा कभी कुछ हो कि भारत में इमरजेंसी आ जाए या ऐसा कुछ, तो भारत अगर 10 महीने भी एकदम बैठा रह जाए फिर भी भारत चल सकता है। इतनी मुद्रा वर्तमान में भारत के पास में मौजूद है। इसके साथ ही पीएम मोदी की तरफ से भी कुछ अनाउंसमेंट किया गया था और भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ये कयास लगाए जाते हैं कि आने वाले 2030 तक भारत की जो जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है, वो 7.1 ट्रिलियन से भी प्लस होगी और भविष्य की अगर हम बात करें तो वो 10 ट्रिलियन से भी अधिक होगी। यानी कि भारत लगातार अर्थव्यवस्था में अपनी पहचान बनाते जा रहा है और सबसे मेन रीजन अगर मैं मानती हूँ कि भारत की जीडीपी बनी है तो वो है भारत के आत्मविश्वास की वजह से। भारत जिस प्रकार से मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहा है, एकदम दूसरे देशों के साथ में रणनीतिक तरीके से अपने व्यापार को करता है, टेक्नोलॉजी पे भी वर्क कर रहा है, डिफेंस के सेक्टर में भी वर्क कर रहा है, एक ही उद्योग पर डिपेंड नहीं है, कई प्रकार की चीजें एक साथ जब भारत लेके चलेगा तो वो आत्मविश्वास के साथ में ही आगे बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं इन सब पूरी कहानी को सुनकर कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले क्या थी, आज क्या है और आने वाले टाइम में आप भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कैसे देखते हैं, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाके आपको टैप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आप जैसे ही इस्तेमाल करेंगे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी सही लगती है तो अपने दोस्तों के साथ में साझा जरूर से कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।